जय हिंद साथियों। देखिए आज के क्लास में हम ओनली बोर्ड का जो हर सैटरडे संडे लाइव वीकली टेस्ट होता है उसके मैथ पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और ये आज की क्लास में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम आपके सामने रखेंगे और बारी बारी से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और जो भी भाई हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिए, उसमें भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें भी रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं होता, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना आप देख पाइएगा फिर हमें भी बर्डन हो जाएगा। तो पार्ट 2 कर दिए हैं, 12-12 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 10, 11, 12, 13 इसी तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में करा चुका हूँ। फिर से आ गया है, बोल रहा है कि 3 साइकिल चालक जो है क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो 20 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चलाते हैं, ठीक। यदि वे एक साथ साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय अंतराल के बाद वे शुरुआती बिंदु पर पुनः मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए जब भी सर्कुलर ट्रैक पर 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति चलने की बात आएगी तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है मेरे भाई कि वो तीनों व्यक्ति या जितना भी व्यक्ति है ना वो पूरे सर्कुलर पाथ पर कितना समय लेता है चलने में, एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना। ये ध्यान आना चाहिए सबसे पहले। देखिए जिसे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। अब इस सर्कुलर पाथ का जैसे ही प्रश्न आए तो आपको देखना है जितना भी धावक है ना, जितना भी इस पर चलने वाला, तो वो कितना समय में एक सर्किल पूरा करता है, बस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, बस ये निकालना। टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना। तो टाइम निकालिएगा। तो 3 धावक है मेरे भाई, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, तीसरा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और इस सर्कुलर पाथ की लंबाई जो है ना वो 20 किलोमीटर है, यानी 2πr जो है 20 किलोमीटर के बराबर है, ये बोलिए। और टोटल ये है परिधि 20 किलोमीटर, यानी दूरी कवर करना पड़ेगा मेरे भाई, वो 20 किलोमीटर करना पड़ेगा। इसको भी 20 किलोमीटर करना पड़ेगा ना। अब इसको भी करना पड़ेगा 20 किलोमीटर। तो देखिए पहला ए है, कितना समय लेता है एक बार एक सर्किल पूरा करने में, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। टीए का समय हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा ना, दूरी बटे चाल 20/4 कर दिए। फिर ये इसका टीबी का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 4 आवर हो जाएगा। फिर सी का जो है मेरे भाई टाइम कितना हो जाएगा, तो सी का टाइम हो जाएगा 2 आवर, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर टाइम निकल गया मेरा, हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि टाइम निकले, टाइम हमको खोजना। अब टाइम निकल गया। अब ये बोल रहा कि तीनों जो चालक है ना वो इस सर्कुलर पाथ पे एक राउंड चलने में, एक राउंड मतलब यही 20 किलोमीटर 5 घंटा ले रहा, 4 घंटा और 2 घंटा, तो कितने समय के बाद वो एक बिंदु पर, शुरुआती बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक ना। 5, 4 और 2 का एलसीएम ले लेना है मेरे भाई। एलसीएम आ जाएगा आपका 20 आएगा, ठीक है ना। 4 × 5 20 घंटा आएगा और यही 20 घंटा जो मेरे भाई उसको पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलाएगा, ठीक है ना। 20 घंटे के बाद मान लिया यहाँ चलता है ना, आप जिस डायरेक्शन में चलाइए तो फिर 20 घंटे के बाद यहीं पर तीनों मिलेगा, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना पहले टाइम एकदम निकालना जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि m से शुरू होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत जो है n है। तो आपसे पूछ रहा है m+2 से शुरू होने वाले 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, m से शुरू होने वाले क्रमागत पूर्णांक पूछ रहा है ना, 5 क्रमागत। तो पहला m होगा, दूसरा क्या होगा m+1, तीसरा कितना होगा मेरे भाई m+2, फिर चौथा क्या होगा m+3, फिर 5वां हो जाएगा m+4 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे कितना है टोटल संख्या 5 क्रमागत, बराबर पूछ रहा औसत n है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे 5m प्लस कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 बराबर ये 5n हो जाएगा मेरे भाई। तो m बराबर यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा 5n - 10/5 बराबर n-2 हो जाएगा, ठीक है ना। m बराबर n-2। तो आपसे पूछ रहा है m+2 से शुरू होने वाले, मतलब m+2 अब होगा अगला पहला,
फिर दूसरा कितना होगा, m+3 होगा, फिर m+4 होगा, फिर m+5 होगा मेरे भाई, होगा ना, फिर m+6 होगा, ठीक है ना। टोटल 6, 2 4 6, हाँ इस इतना का औसत आपको निकाल बोल रहा है, यानी 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो देखिए n के टर्म में देना है आंसर। तो देखिए अब यहाँ से जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, 2 4 1 5, एक और होगा मेरे भाई m+7 होगा, ठीक है ना। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6m+7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27, तो कितना आएगा 6m+27/6, ठीक है ना। तो अब m का मान कितना निकालें, n-2 निकालें, तो n-2 कर देंगे, 6 इंटू n-2 प्लस 27/6 करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे n-2 प्लस, ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस 9 × 27 2 × 6, ठीक है ना। तो अब देखिए हम करेंगे 2n-4 प्लस 9/2 हो जाएगा, तो 2n प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि एफ, जी और एच ने क्रमशः 7:3:5 के अनुपात में धनराशि निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक। 8 महीने के बाद जी ने जो है व्यवसाय छोड़ दिया और अगले 8 महीने के बाद एच ने व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक। आगे बोला गया कि यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त लाभ 2040 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है एच को प्राप्त लाभांश कितना है, यानी एच को कितना रुपया लाभ हुआ इस 2040 रुपया में, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने पार्टनरशिप का टॉपिक पूरा बेसिक से लेके हाई तक कंप्लीट कर लिया है मेरे भाई। तो अब देखिए उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताए थे पार्टनरशिप में याद रखने के लिए। उसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताए थे कि जो जितना व्यक्ति पूंजी लगाता है उसका पूंजी और जितने समय तक रहता है उस पूंजी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का रेशियो ही जो होता है वो लाभ में बढ़ता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि फाइनली आपको देखना है पार्टनरशिप में कि जो भी व्यक्ति धन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कितना समय तक वो कर रहा है, ठीक है ना, कितना समय तक वो बना रहता है व्यवसाय में। तो देखिए यहाँ पर बस, बाकी पार्टनरशिप में कुछ ऐसा है नहीं। देखिए 3 व्यक्ति है, एफ है, जी है और एच है, ठीक है ना। अब जो है मेरे भाई ये है तीनों पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है 7:3:5 के, ठीक है ना, 7:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। अब बोल रहा है कि 8 महीने के बाद जो है ना जी ने व्यवसाय छोड़ दिया, मतलब जी जो है 8 महीने तक व्यवसाय करता है कितना पूंजी के साथ, बोलिएगा 3 पूंजी के साथ, तो 3 × 8 कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया और अगले 8 महीने के बाद जो है एच ने व्यवसाय छोड़ दिया, अगले 8 महीने के बाद, तो मतलब एच ने व्यवसाय छोड़ दिया। एच टोटल कितना टाइम तक काम किया, तो बोलिएगा 8 महीना उधर 8 महीना इधर, 16 महीना तक काम किया ना। तो 5 पूंजी के साथ 16 महीना एच रहा व्यवसाय में। उसके बाद आगे बोला गया है यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त लाभ जो है 2040 रुपया, 2 वर्ष मतलब मेरे भाई 24 महीना, तो 24 महीना में देखिए जी 8 महीना रहा पूंजी लगाकर 3 पूंजी के साथ, और एच जो है 5 पूंजी के साथ 16 महीना रहा। ये एफ के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो एफ टोटल समय के लिए रहा, ठीक है ना, व्यवसाय में, इस बिजनेस में, तो मतलब 24 महीना तक रहा टोटल, ठीक है ना। एफ के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मान कर चलेंगे कि 24 महीना पूरे समय के लिए। अब देखिए हम इसको जितना छोटा हो सके कट कर देते हैं। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तिया 24। अब ये देखिए 21:3:10 आ गया, ठीक है ना। अब जो ये अनुपात है मेरे में यही लाभ के बराबर होगा, ठीक है ना, इतना जो रेशियो निकला लाभ में बटेगा, तो कितना हो जाएगा 21 3 24 10 34, तो मेरे भाई 34 बराबर हो जाएगा। 34 बराबर जो लाभ हुआ वही बराबर हो जाएगा इसके, तो 2040, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 1 बराबर हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है एच को लाभांश कितना हुआ, तो एच को कितना लाभांश हुआ मेरे भाई, तो बोलिएगा एच को जो है 10 हुआ, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर 600 रुपया हो जाएगा एच को लाभांश। आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि आयुषी का जो है शिक्षा पर मासिक व्यय उसकी बचत का जो है 80% है और बचत जो है उसकी मासिक आय का 30% है। यदि शिक्षा पर उसका वार्षिक व्यय जो है कितना 2,74,752 है, तो आपसे पूछ रहा आयुषी की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए और ये लाख में करना, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। आयुषी का शिक्षा पर मासिक व्यय जो है उसकी बचत का 80%। सबसे पहले आयुषी का आय लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसकी आय क्या है। उसके बाद खर्च लिख लेंगे इसका क्या है। उसके बाद फिर बचत लिख लेंगे क्या है। जब भी ऐसा सवाल आए तो चुपचाप ये 3 चीज आंख बंद कर लिख लीजिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि मासिक व्यय जो है उसकी बचत का 80% है। मासिक व्यय जो है यानी खर्च उसकी बचत का जो है ना 80% है। बचत कितना है हमको नहीं पता है, तो इसका 80% ये है। आगे और पढ़ते हैं क्या बोला है कि और बचत जो है ना उसकी मासिक आय का 30%। यहाँ रिलेशन बनाने के लिए हम आगे पढ़े हैं, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स मान लीजिए या फिर जो भी मानना है, ठीक है ना। 100 भी मान सकते हैं, बचत कोई जरूरी नहीं। और बोल रहा है कि बचत जो है उसकी मासिक आय का 30% है। तो मासिक आय मान लेते हैं 100 रुपया है मेरे भाई। तो उसके बाद मासिक आय का 30% बचत कितना हो जाएगा, बोलिएगा 30 हो जाएगा। क्योंकि मासिक बचत उसका बचत बोल रहा है ना, इसके मासिक आय का यानी 100 का 30% हो तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये अब इससे रिलेटेड होगा, ठीक, इससे देखिए अब ये कनेक्ट होगा। अब बोल रहा है कि मासिक व्यय जो है मेरे भाई यानी खर्च उसकी बचत का 80%। बचत 30 है, इसका 80% कितना होगा, 30 का 80% तो 24 हो जाएगा बस। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, यदि शिक्षा पर उसका वार्षिक व्यय जो है ना 2,74,752। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ वार्षिक व्यय दे दिया गया है, ठीक है ना, वार्षिक खर्च। यहाँ पर क्या निकाले, मासिक खर्च निकाले। मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मासिक व्यय निकालना पड़ेगा। तो कितना 12 से डिवाइड करेंगे, वार्षिक दिया हुआ ना हमको, मासिक निकाल के यहाँ रखे ना, तो 12 से डिवाइड करेंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आयुषी की वार्षिक आय पूछ रहा, मतलब फिर 12 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ना। 12 से एक बार डिवाइड करेंगे फिर 12 से मल्टीप्लाई ही कर देंगे तो कोई मतलब का ही नहीं है। चुपचाप जैसे है वैसे कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वार्षिक व्यय जो है मेरे भाई वो दिया हुआ है, नहीं ये 24 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, बोलिएगा 27, 47, 52 दिया हुआ। तो आपसे पूछ रहा कि आयुषी की वार्षिक आय 100 बराबर कितना होगा, तो 100 का मान पूछ रहा। 100 बराबर हो जाएगा 274,752/24 इंटू 10। 100 कीजिएगा मेरे भाई तो कट कर मेरे भाई वो आएगा 11,44,448 आएगा, ठीक है ना। 11.448 रुपया आएगा, ठीक। आपको भरोसा नहीं होता तो आप कर देख लीजिए, ठीक है ना, इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि भाई वार्षिक व्यय यहाँ दिया है, आप तो मासिक यहाँ सब कुछ निकाले, कोई बात नहीं। देखिए 24 बराबर आप क्या कर सकते हैं, ये मासिक निकाले हैं ना, मासिक खर्च। यहाँ मासिक क्या है, वार्षिक व्यय दिया हो, लेकिन मासिक व्यय निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 27, 47, 52 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये मासिक व्यय आया, मासिक खर्च, तो जो कि 24 के बराबर होगा। फाइनली फिर आपसे पूछा क्या है, वार्षिक आय पूछा है ना, तो ये मासिक आय निकला है। तो देखिए आप देखिए कितना होगा, 100 बराबर मेरे भाई 100 बराबर 27, 4, 7, 5, 2/12 इंटू 24 फिर इंटू 100 होगा। फिर ये मासिक निकला है ना 100 का वैल्यू, लेकिन वार्षिक पूछा, फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये 12 फाइनली कट ही जाता है, कोई मतलब नहीं बनता है, यही बचता है। इतना इंटू 100/24 आ रहा है ना, सेम चीज आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए, ठीक है ना। और नहीं समझ आया तो फिर यहाँ देखिए बता दिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि होम टाउन और ई जोन जो है एलजी टीवी के 2 डीलर हैं। एलजी टीवी का अंकित मूल्य जो है 28,000 रुपया है। आगे बोला गया है कि होम टाउन संपूर्ण खरीद पर 11% छूट देता है, जबकि ई जोन पहले 20,000 रुपये पर 12% की छूट देता है और शेष जो है 8,000 रुपये पर 8% की छूट देता है। तो उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है ये आपको बताना है, होम टाउन और ई जोन एलजी टीवी के बीच। तो देखिए यहाँ पर
LG टीवी का अंकित मूल्य कितना है? 28,000 रुपया है। होम टाउन संपूर्ण खरीद पर 11% की छूट देता है। मतलब जब 28,000 रुपये की खरीदता है तो इस पर मेरे भाई कितना परसेंट छूट देता है? तो 11% छूट देता है। तो इसका 11% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 108, 10 के शून्य बाकी 380 रुपये की छूट देता है। तो मतलब 28,000 रुपये इसका अंकित मूल्य था, तो 380 रुपये छूट मिला है। तो टोटल कितना इसको बेच रहा है मेरे भाई? तो 3,000 घटा देंगे, 28,000 में 3,080 घटा देंगे तो 25,000 से कम आएगा, 24,020 आएगा। ठीक है ना, 24,920 आएगा, 24,920 यही आया। 27,000 एक 28,000। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आगे बोल रहा कि ई जोन पहले 20,000 रुपये पर 12% की छूट देता है। तो ई जोन जो है मैं 24,920 पहले लिख लेता हूँ बढ़िया से। ठीक है, 24,920। अब ई जोन जो है पहले 20,000 रुपया पर कितना छूट दे रहा है मेरे भाई? 12% की छूट। या तो डायरेक्ट आप 88/100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है ना, या 12/100 करके फिर घटाना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसमें किए। ठीक है ना, आप इसमें चाहे तो 89/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 176 हो जाएगा ये, और ये 2 जीरो हो जाएगा। 17,600 रुपया में यहाँ पर मिल रहा 20,000 रुपया जब अंकित मूल्य रहता है। तो उसके बाद बोल रहा शेष 8,000 पर, यानी 8,000 पर और जो है अभी 20,000 ही हुआ ना, तो 8,000 पर कितना छूट दे रहा है मेरे भाई? 8,000 पर दे रहा है 8% की छूट, यानी 8% की छूट। 8,000 का 8% निकाल लीजिए या 92/100 डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 00 कैंसिल हो जाएगा, 0 एक आएगा, 8 दूना 16 का 6 बाकी 1 नोटी 72 1 73। इतना रुपया में उसको बेच रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ेंगे, पहले 20,000 उसके बाद 8,000 पर, तो दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 0,6,9,24 आ जाएगा, 24,960। ठीक है ना। और उसके बाद आपसे पूछ रहा हूं उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यानी जो ये होम टाउन का जो है विक्रय मूल्य है और उसके बाद ई जोन टीवी का विक्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। यही तो सेलिंग प्राइस है ना, अंकित मूल्य पर इतना छूट देने के बाद। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो कितना अंतर हो जाएगा मेरे भाई? 24,920 और 24,960, तो 40 रुपया का अंतर आ जाएगा। ठीक है ना। आपसे यही पूछ रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है ना साथियों। एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि उस वृत्त का समीकरण निकालना है जिसकी त्रिज्या जो है 10 इकाई तथा केंद्र जो है वो -6 और 5 दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना है इस फॉर्म में, फॉर्म भी आपको देखिए ऑप्शन में दे दिया है। तो एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक सर्किल है। ठीक है ना, और इस सर्किल का ये मान लेते हैं सेंटर है मेरे भाई C, और इसका कोऑर्डिनेट जो है मान लेते हैं XY है। ठीक है ना, और इस सेंटर से कोई मान परिधि पर कोई पॉइंट है। ठीक है ना, P मान लेते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x डैश y डैश दिया रहेगा, x डैश y डैश दिया रहेगा। तो क्या करना है, इस वृत्त का समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर ये जो रेडियस है, इसका रेडियस r, वो r स्क्वायर होता है। ठीक है ना। दूसरी भाषा में ये बोलिए कि दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस ही पूछ रहा है। ठीक है ना, वही आपको निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो कोऑर्डिनेट दिया रहता है एक स्ट्रेट लाइन का, तो उसका भी तो इक्वेशन यही होता है ना, बस सेम उसी सर्किल का भी वही होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ केंद्र का कोऑर्डिनेट यानी XY की जगह -6 और -5 दिया है ना। अब मान लेते हैं इस पर परिधि पर जो है मेरे भाई कोऑर्डिनेट XY के फॉर्म में दिया ऑप्शन। ठीक है ना, तो XY मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x -6 का प्लस हो जाएगा, x + 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका रेडियस जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा x² प्लस 36 प्लस 12x होगा ना, फिर प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y बराबर 100। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, x² प्लस y² सजा कर थोड़ा लिख देते हैं जिस फॉर्म में आंसर है। ठीक है ना, x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 10y
ये 36 और 25 कितना होगा 61, 61 इधर आ जाएगा, 100 कितना होगा 61 माइनस 100 मेरे भाई -39, तो -39 उधर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई है इस फॉर्म में आंसर है -39, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है, किसी भी स्टैंडर्ड जो है सर्किल होता है उसका निकालने का तरीका, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि जेड की वर्तमान आयु जो है वाई की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद जो है जेड की आयु वाई की आयु की 2/3 भाग होगी, तो आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष बाद जेड की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ दो व्यक्ति है वाई और जेड है मेरे भाई, और बोल रहा है जेड की वर्तमान आयु जो है वाई की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है। तो वाई की वर्तमान या आयु यदि x वर्ष मानते हैं तो जेड की वर्तमान आयु कितना होगा, तो इससे 6 वर्ष कम मतलब 6 वर्ष होगा, ठीक है ना, x-6 वर्ष। अब बोल रहा 3 वर्ष बाद जेड की आयु, 3 वर्ष बाद जेड की उम्र क्या होगी मेरे भाई, तो 3 वर्ष बाद होगी x-6 + 3 होगा 3 वर्ष के बाद। उसके बाद वाई की आयु की 2/3 भाग होगी, वाई की आयु की 2/3 भाग, जब 3 वर्ष के बाद बोल रहा है यानी 3 वर्ष इसमें ऐड होगा, साल जुटेगा मेरे भाई, समय जुड़ रहा है इसमें, ये 3 वर्ष इसमें बढ़ेगा तो ये क्या बैठा रहेगा, उतना ही रहे, इसमें भी जुटेगा ना, तो इसमें भी 3 वर्ष होगा, ठीक है ना। 3 वर्ष के बाद बोल रहा है कि वाई की आयु जो है ना वो जेड की आयु वाई की आयु की है ना, वाई की आयु की मेरे भाई 2/3 भाग होगी, तो वाई की आयु की कितना, वाई की आयु कितना x+3, इसका 2/3 भाग होगी। बस अब कर दीजिए कैलकुलेशन, देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x + 6 हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा कितना x-3 है ना, तो x-3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 9 होगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर आ जाएगा 15, x बराबर 15 वर्ष। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा, 2 वर्ष बाद जेड की आयु ज्ञात कीजिए, तो जेड की वर्तमान आयु कितना है, x-6 वर्ष है ना, तो x-6 वर्ष मतलब 15 - 6 9 वर्ष वर्तमान आयु जेड की है। लेकिन पूछ रहा 2 वर्ष के बाद जेड की आयु, तो वर्तमान आयु 9 वर्ष है, तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ नहीं, बाकी जो भी पार्ट 1 मेन रूप से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था वही बताएं, और भी कुछ क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना, सभी को बता देंगे, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए पाइप एंड सिस्टम का बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि 2 पाइप जो है के और एल एक टंकी से जुड़े हुए हैं, वे अकेले टंकी को क्रमशः 56 मिनट और 28 मिनट में भरते हैं। यदि टंकी के निचले भाग में रिसाव हो, ठीक है ना, लीक हो, तो इसे अकेले 112 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है ना। वो रिसाव जो है 112 मिनट में अकेले खाली कर देगा टंकी को। रिसाव के साथ टंकी को भरने में दोनों पाइप को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि टंकी में वो दोनों नल के और एल चालू है और रिसाव भी चालू है, मतलब लीक भी है, तो कितना समय लगेगा भरने में, ये आपसे पूछ रहा। तो कुछ नहीं है, देखिए 2 टंकी है, पहले मान लेते हैं ये के टंकी और दूसरा एल है, ठीक है ना। अब के जो है 56 मिनट में भर सकता है मेरे भाई, और एल जो है 28 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि यदि टंकी के निचले भाग में रिसाव हो, मेरे भाई देखिए यहाँ रिसाव का मतलब है ना एक खाली करने वाला, ये आप ध्यान रखिए कि कोई छेद रहता है टंकी में, ये रिसाव होता है लीक, तो एक तरह से वो खाली करने वाला टंकी रहता है, ठीक है ना। रिसाव के कारण पानी तो निकल रहा है ना, तो वो खाली करने वाला है ना, बस इनडायरेक्टली बोला है कि पानी में एक जो है टंकी में एक खाली करने वाला नल है, ठीक है ना। अब ये जो है 112 मिनट में खाली कर देता है, मतलब ये लीक के कारण मेरे भाई, ये लीक जो होता है ना, ये कितना में खाली कर देता है, तो 112 मिनट में। अब यहाँ -112 इसलिए किए क्योंकि माइनस ये बताता है ये खाली करने वाला नल है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो 112 होगा, तो टोटल जो एलसीएम लेते हैं क्या होता है, इसका कैपेसिटी यानी टंकी का कैपेसिटी 112 लीटर का मान लेते हैं। अब देखिए इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इफिशियंसी निकलेगा, इसका इफिशियंसी 4 निकलेगा, तो और ये इसका इफिशियंसी लीक का रिसाव का इफिशियंसी कितना होगा, तो बोलिएगा -1, यानी ये 2 के स्पीड से भरेगा, ये 4 के, और ये -1 के स्पीड से खाली करेगा टंकी को। तो
तो आप बोल रहा रिसाव के साथ है, यानी रिसाव भी रहता और बाकी दोनों पाइप जो है टंकी को भर रहा, तो कितना समय लगेगा। यानी तीनों चल रहा है मेरे भाई, तो तीनों चल रहा, भरना कितना है बोलिएगा, 112 भरना है, 112 लीटर। तो आप देखिए कितना भर रहा है, ये 2 लीटर भर रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है, 6 लीटर, और ये 1 लीटर खाली कर रहा है, मतलब टोटल फाइनली 5 लीटर भरा रहा है टंकी में पानी, ठीक है ना। 2 लीटर इधर से भर रहा है, एक नल 4 लीटर भर रहा है, फिर नीचे से 1 लीटर खाली कर रहा, तो कितना होगा मेरे भाई, फाइनली 5 लीटर भरा रहा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 22.4 मिनट लगेगा इसको भरने में। क्या कोई ऑप्शन है 22.4? तो 22.4 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10, कितना बचेगा 1, फिर 2 है, 5 दूना 10, फिर 5 चौका 20, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक। साथियों एक और देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सवाल है ये। बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 9, 13 और x है, ठीक है ना, जहां x एक पूर्णांक है, तो आपसे पूछ रहा है x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब x के कितने संभावित मान हो सकते हैं यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको 9 और 13 दे दिया है, तो ये तीसरा भुजा जो x है इसके कितने मान संभव हो सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए इसमें जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज होने के लिए मेरे भाई 2 कंडीशन का होना अनिवार्य है। जैसे 2 में से कोई एक भी बोल सकते हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज की मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, 3 भुजा दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये 3 भुजा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ और सी है, ठीक है ना। तो त्रिभुज होने के लिए मेरे भाई, किसी भी त्रिभुज को होने के लिए किसी उसके 2 भुजाओं का योग जो है मेरे भाई तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे a प्लस बी जो है वो हमेशा c से बड़ा होना चाहिए, या b प्लस सी मेरे भाई हमेशा a से बड़ा होना चाहिए, या a प्लस सी जो है हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी त्रिभुज को होने के लिए उसके कोई भी 2 भुजा ले लीजिए, उन दोनों का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है ना, तभी वो त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो दूसरा और बोल सकते हैं मेरे भाई कि जो है इस त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का अंतर जो है मेरे भाई वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें योग जो है बड़ा है और अंतर जो है छोटा हो जाएगा। जैसे a माइनस बी जो होगा मेरे भाई वो लेस देन सी होगा, b माइनस सी होगा मेरे भाई वो लेस देन a होगा, और c माइनस ए होगा जो वो लेस देन b होगा, ठीक है ना। ये त्रिभुज होने के लिए कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान से आप लिख लीजिए, बहुत ही काम देगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि 9, 13 और x से 3 भुजा है, तो x का मान देखिए क्या हो सकता है मेरे भाई। तो x का मान यहाँ पर x का मान क्या हो सकता है कि इन 2 भुजाओं का योग यानी 9 प्लस 13 यानी 22 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x के भुजा मेरे भाई ये 9 प्लस 13 22 से छोटा होना चाहिए, और जो है कितना से बड़ा, इसके अंतर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंतर से बड़ा होना चाहिए। अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो x का मान होगा इन 2 भुजाओं के योग से छोटा होगा, यानी 22 से छोटा होगा मेरे भाई, और जो है इसके अंतर यानी 4 से जो है ना वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर x का मान जो है मेरे भाई 4 से बड़ा और 22 से कम होगा। 4 से बड़ा होगा, 22 से कम होगा, यानी 5 हो सकता है, 5 से लेकर 21 तक। तो 5 से लेकर 21 तक मेरे भाई, 5 से 21 तक कितना है मेरे भाई नंबर टोटल, तो बोलिएगा 5 से लेकर 21 तक कितना है मेरे भाई, तो बोलिएगा 17 नंबर है, ठीक है ना। 15, 1, 16, 1, 17 हो जाएगा। आप नहीं तो काउंट कर देख लीजिए। जैसे देखिए 5 से 7 कितना होता है मेरे भाई, 2 और प्लस 1 ये हो जाता है 3 होता है ना, 5 से 7। तो 5 से लेके 21 तक कितना होगा, तो 15 तो ऐसी हो गया, 16 तो ऐसी हो गया, अब प्लस 1 वो भी हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 से लेके 21 तक करना है, 4 और 22 को नहीं लेना है। ठीक है ना। तो इसके बीच का टोटल नंबर 17 आएगा। ठीक है ना। आप काउंट कर कर देख लीजिए, नहीं तो एग्जाम्पल से देखिए बता दिए कि मान लेते हैं छोटी समझाने के लिए 5 6 7 लिए तो कितना नंबर है, तो 2 जोड़े 7, 2 जोड़ने के बाद 7 आएगा, कोई ये भी तो हुआ। तो 5 और 21 कितना, 16 जोड़ने के बाद आया, 16 तो होगा ही और एक प्लस ये भी होगा, 17 टोटल संख्याएं हो सकती है। ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति जो है एक निश्चित धनराशि को 18% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है। ठीक। और ब्याज के रूप में जो है निवेश की गई धनराशि से 148 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो आपसे पूछ रहा साधारण ब्याज में निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक निश्चित धनराशि को 18% ब्याज दर से इन्वेस्ट करता है, मतलब साधारण ब्याज पे 6 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं जो है प्रिंसिपल हो मेरे भाई वो 100 रुपया मान लेते हैं वो निवेश करता है। ठीक है ना। 100 रुपया निवेश करता है तो कितना, 18% और 6 वर्ष के लिए करता है तो कितना होगा, 100 का 18% का 6/100 होगा, कितना होगा मेरे भाई, 108 रुपया हो जाएगा। 108 रुपया ये साधारण ब्याज आएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ब्याज के रूप में निवेश की गई धनराशि से जो है 148 रुपया अधिक प्राप्त करता है। मतलब जो बोल रहा है कि हम 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किए तो ब्याज के रूप में 108 रुपया मिला है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 148 रुपया अधिक प्राप्त करता है। जो इन्वेस्टमेंट करता है जितना रुपया, उससे जो ब्याज मिलता है ना वो 148 रुपया अधिक प्राप्त करता है। क्या 148 रुपया अधिक है? नहीं है मेरे भाई। तो कितना है, 8 रुपया अधिक है। लेकिन ये बोल कितना रहा, 148 बोल रहा है ना, 148। हम 8 रुपया निकला है लेकिन ये बोल रहा है 148 है, तो 8 का वैल्यू 148 है। तो साधारण ब्याज में निवेश की गई धनराशि कितना निवेश की है, 100 रुपया। तो 100 के बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा मेरे भाई 8 एकम 8, 148/8 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2 चौका 8, 4 12, 4 7 28, 50 बार में, तो ये 37 गुने 50 करेंगे तो 1850 रुपया आ जाएगा आपका टोटल धनराशि, जो कि 100 माने थे तो आया 1850 रुपया। ठीक है ना। कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था मेरे भाई। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।